फिर भी साला लोग प्यार में ही डूबे। चलो आवाज आ रही है, पढ़ाई करना स्टार्ट करें। चलिए पढ़ते हैं फिर। हाँ भाई।
अच्छा सनी के लिए रुक जाओ, बुला ला भैया, सनी को बुला ला फटाफट जल्दी से। वंश बुलाओ बेटा सनी को। हाँ आ रही है, जल्दी से बुला के लाओ सनी 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 को। हाँ भाई, ये लक्ष्य भी भाग गया, लक्ष्य को भी बुला लाना। चलो भाई सनी आ जाए तो बता देना उसे, कब आएगा वो पता नहीं। हाँ वंश कहाँ है सनी, फोन कर दो उसे। सनी कहाँ है? जल्दी करो बेटा, लेट हो रहे हैं। सनी कहाँ है भाई? हाँ जल्दी से कर दो फोन उसे। और लक्ष्य को भी, उसका वो हो गया, लॉग आउट हो गया। प्रिंसी आ गई, प्रिंसी की सहेलियां घूम रही हैं। कह चुके। हाँ? चलो तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, यही पढ़ रहे थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसमें ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने स्पेशली आपको करा दिया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, सिस्टम में तो कौन कौन से ऑर्गन है, फटाफट से आप रिकॉल कर लीजिए कौन कौन से सिस्टम क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो आपका होता था सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर्स, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा। तो पेयर में प्रेजेंट होती हैं किडनी, पेयर में प्रेजेंट होते हैं यूरेटर, और सिंगल होता है यूरिनरी ब्लैडर, और सिंगल होता है क्या, यूरेथ्रा। तो इस तरीके से यूरिनरी सिस्टम के मेन जो ऑर्गन है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के जो ऑर्गन है उसे कौन कौन से थे। एक तो था आपका यूरेथ्रा, अच्छा एक तरफ से लिखें, किडनी, किडनी, दूसरा था यूरेटर, यूरेटर, तीसरा था यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट था यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। इसमें ये और ये दोनों तो कैसे मिल रहे थे, पेयर में मिल रहे थे। ठीक है, ये दोनों तो कैसे मिल रहे थे, पेयर में, ये भी पेयर में था, ये भी पेयर में था, ये भी पेयर में था, जबकि ये कैसा था, सिंगल था, और ये भी कैसा था बेटा, सिंगल था। एक बात और समझिए, जो भी आपका कौन है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसे हम यूरोजेनाइटल सिस्टम, ठीक है, इसे हम यूरिनरी सिस्टम, एक मिनट, यूरिनरी सिस्टम, और क्या कहते हैं, यूरोजेनाइटल, यूरोजेनाइटल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, यूरिनरी सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, यूरोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है। बात समझ गए, यूरिनरी सिस्टम को ही क्या कहते हैं हम, यूरोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यूरोजेनाइटल, यूरो का मतलब यूरिन, और जेनाइटल का मतलब है जिससे कि किसका फॉर्मेशन हो, बेबी, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। तो जो यूरोजेनाइटल सिस्टम है, ये यूरिन का एक्सक्रीशन, यूरिन का फॉर्मेशन और बेबी के फॉर्मेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको इंक्लूड करके यूरोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं।
अब आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब आपको पता है किडनी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन जो यूनिट है, ठीक है, मेन यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो मेन यूनिट है, उस मेन यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो कौन होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, नेफ्रॉन, यूरोजेनाइटल सिस्टम या आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्पेशली एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होती है, क्योंकि नेफ्रॉन से ही मिलकर क्या बने होते हैं, किडनी बने होते हैं। एक किडनी के अंदर क्या होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं। अब नेफ्रॉन किससे बना होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या, नेफ्रॉन। अभी केवल थ्योरी पढ़ लेते हैं और ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है नेफ्रॉन के मेन पार्ट कौन कौन सा है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के मेन पार्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ें। तो नेफ्रॉन का जो मेन पार्ट है, इट इज मेड अप बाय two main parts. It is made up by two main parts. ठीक है, जो नेफ्रॉन है इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। अब दो मेन पार्ट्स हैं, दो मेन पार्ट्स में कौन कौन से हैं, जो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। और दूसरा होता है क्या, बोमन कैप्सूल। ठीक है, ये नाम है साइंटिस्ट का, बोमन एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है। तो नेफ्रॉन में एक तो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है। अब जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ्ट ऑफ वेसल्स। कौन सी वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, टफ्ट का मतलब समझते हैं, गुच्छा। तो जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल का क्या होता है, एक गुच्छा होता है। जबकि बोमन कैप्सूल क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वुमन कैप्सूल क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। ये दोनों जो नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है और इनको आपको स्पेशली याद रखना है। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल का गुच्छा है। जबकि जो वुमन्स कैप्सूल है ये क्या है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये जो है ग्लोमेरुलस पड़ा होता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके मेन पार्ट। अब नेफ्रॉन का जो सेकेंडरी पार्ट्स हैं, इन सेकेंडरी पार्ट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड, दो नहीं तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये तीन पार्ट्स कौन से हैं, एक तो है PCT, दूसरा है DCT और तीसरा है कलेक्टिंग डक्ट। देखो, जो PCT है, PCT का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और DCT का क्या होता है फुल फॉर्म, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी स्ट्रक्चर बताऊंगी,
तब आपको बता दूंगी कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के प्राइमरी पार्ट और सेकेंडरी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सारे पार्ट्स मिला के नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हो गए? 5 पार्ट हो गए, ठीक है। कौन कौन से? पहला है ग्लोमेरुलस, दूसरा है बुमन कैप्सूल, तीसरा है पीसीटी, चौथा है डीसीटी और नेक्स्ट है आपका कलेक्टिंग डक्ट। अगर आपसे पूछा जाए इन सभी को लाइन से लगाइए, तो बेटा ये लाइन से ही लगे हुए हैं। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में सबसे पहले मिलता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद मिलता है बुमन कैप्सूल, उसके बाद मिलता है पीसीटी, उसके बाद मिलता है डीसीटी और सबसे लास्ट में मिलता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन के 5 पार्ट है, इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और नेफ्रॉन का फंक्शन तो आप जानते ही क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो अगर मैं नेफ्रॉन का फंक्शन की बात करूं, यहाँ पर लिख देती हूं, अगर नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करूं तो क्या होता है नेफ्रॉन का फंक्शन? नेफ्रॉन का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। क्या होना, क्या करना? ब्लड का फिल्टर करना। फिल्टर का मतलब ब्लड में कुछ अनवांटेड वेस्ट मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ये सारी चीजें ग्लूकोज के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड में अनवांटेड जो भी चीजें हैं उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। और ये करता कौन है? किडनी। और किडनी में भी स्पेशली कौन करता है? नेफ्रॉन करता है, ठीक है। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो मैं रफ कर दूं इसे। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। चलो अब डायग्राम बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहीं पर मैं बना देती हूँ आपके लिए। ये इस टाइप का, देखो कप शेप जो स्ट्रक्चर है, इसे तो आप जानते हैं कप शेप स्ट्रक्चर है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बुमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये पूरा एक नेफ्रॉन में आपको बना के दिखा रही हूँ। देखना, अब इसकी लेबलिंग भी करेंगे। देखिएगा बेटा, यहाँ पर एक, यहाँ से आर्टरियोल्स, ठीक है, यहाँ से आर्टरियोल्स आते हैं और ये ब्लड वेसल्स का क्या है? पूरा गुच्छा है। और ब्लड वेसल्स के गुच्छे को जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ब्लड वेसल का गुच्छा है। और ब्लड वेसल के गुच्छे को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ये क्या हुआ? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये है ग्लोमेरुलस। अब देखो ये ग्लोमेरुलस किस में प्रेजेंट है? ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसमें मैं ये डॉट लगा रही हूँ। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बुमन्स कैप्सूल, बुमन्स कैप्सूल, ठीक है। और ये क्या है? ये ब्लड किससे आ रहा है? आर्टरीज से, ठीक है। इसे हम आर्ट्रिया भी कहते हैं, आर्ट्रियल से या आर्ट्रिया से ब्लड आ रहा है। अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं क्या? पीसीटी। पीसीटी मींस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये जो आपको हेयर पिन, ठीक है, मम्मी जो आपकी जूड़े में पिन लगाती है ना इस टाइप का, ठीक है, तो ये जूड़े के पिन की तरह जो उल्टा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? हैनलेज लूप। क्या बोलते हैं? हैनलेज लूप। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे ऑप्शनल में कि हैनलेज लूप किस में मिलता है? ब्रेन में, हार्ट में, नेफ्रॉन में, या फिर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हैनलेज लूप कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? किडनी में मिलता है, नेफ्रॉन में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, हैनलेज लूप इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन किसका पार्ट है? आपकी किडनी का पार्ट है। और किडनी से कौन सा सिस्टम बनता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। तो ये हैनले लूप है। आप ये देखिएगा, ये पूरा हैनले लूप। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा आपका कैसा होता है? घुमावदार होता है। तो ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर इसमें भी कुछ इस टाइप के घुमाव होते हैं,
ठीक है। और ये जो दे रखा है ये वाला, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। और इससे आपकी कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो लगातार इससे इस टाइप से जुड़ी रहती है, निकली होती हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, आपका नेफ्रॉन का। बात समझ में आई? तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आया, इसे याद कर लीजिएगा, बना के देख लीजिएगा। इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं ध्यान रखना, ग्लोमेरुलस, बुमन कैप्सूल, आर्ट्रिया, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है जो रेड कलर से मैंने बनाई है, ये है इतना पार्ट डीसीटी, ये पार्ट है हेनले लूप और ये पार्ट है डीसीटी। पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, और ये आपका किस में जाके खत्म हुआ, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने सिंगल बताया है, ऐसे ही और भी होते हैं। ये नॉर्मल टाइप का एक और होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन, जेजीए, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। एक और नाम मैं बता दे रही हूँ, ये तो नॉर्मल नेफ्रॉन है, एक होता है जेजीए, जिसका नाम होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस जे एपरेटस, या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन भी कहते हैं उसे, ठीक है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे क्या होते हैं। हाँ, इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, जो ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है बेटा, इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मींस जो ब्लड है ना, वो 3 पार्ट में जाके क्या होता है, डिवाइड होता है। 3 अलग अलग कैटेगरीज में जाके आपका क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, और उसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन या फिर यूरिन फॉर्मेशन, इसे हम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी लिख सकते हैं, या फिर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के नाम से, ठीक है। रेड मार्कर से लिख रही हूँ, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन का फॉर्मेशन हो या फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो, इसके लिए 3 मेन स्टेप होते हैं, ठीक है। कितने स्टेप होते हैं, 3 मेन स्टेप होते हैं। और ये 3 मेन स्टेप कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले है आपका फर्स्ट जो स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट, एक मिनट बता रही हूं आपको, सेकेंड और थर्ड, 3 स्टेप यहाँ पर होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन सा होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और लास्ट स्टेप कौन सा होता है, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, क्या होते हैं, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। तो 3 कौन कौन से स्टेप हैं यूरिन फॉर्मेशन के, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। बात समझ गए, इन तीनों को बिल्कुल याद रखिएगा। अब बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, भाई नाम से ही पता चल रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, और अल्ट्रा का मतलब पूरी तरीके से फिल्टर कर लेना। मीन्स जो हमारे लिए यूजफुल मटेरियल है और जो हमारे लिए हार्मफुल मटेरियल है, सभी मटेरियल को ब्लड से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है भाई। हार्मफुल रिमूव करना है, अच्छी बात है, हार्मफुल तो रिमूव होने ही चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और डिफरेंट टाइप की डिसीज कॉज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं इतनी। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, इसमें केवल हार्मफुल मटेरियल ही हमारे ब्लड से रिमूव नहीं होते, इसमें आपके यूजफुल मटेरियल भी ब्लड से रिमूव हो जाते हैं। यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है पूरी तरीके से, उसमें जो भी मटेरियल हो, चाहे यूजफुल हो चाहे हार्मफुल हो, सबको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। तो इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिल्टर, फिल्टर ऑल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर ऑल मटेरियल, material from blood, from blood, like useful, useful as well as harmful, harmful, ठीक है। सभी मटेरियल को क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, यूजफुल को भी और हार्मफुल को भी। अब देखो जो यूजफुल मटेरियल है, यूजफुल मटेरियल है कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, जैसे कि NaCl है,
ये क्या है, यूजफुल है। और हार्मफुल मटेरियल जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट है, ये ब्लड में। तो यूजफुल मटेरियल जो ब्लड में प्रेजेंट है, ग्लूकोज है, NaCl है, और इसके अलावा क्या है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है। ये सब किस में प्रेजेंट होती है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, ये हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन जो नेफ्रॉन है इनको भी अलग कर देता है, बात समझ गए। और हार्मफुल कौन कौन से हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, यूरोक्रोम है, यूरोक्रोम जानते हैं ना, जिसके कारण यूरिन का कलर आपका होता है, उस पिगमेंट को बोलते हैं हम यूरोक्रोम। तो ये तो हार्मफुल है। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ होती है, मींस ग्लोमेरुलस और बुमन कैप्सूल। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए कौन सा स्पेशली ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल है नेफ्रॉन का, तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, ग्लोमेरुलस एंड बुमन कैप्सूल। कौन सा, ग्लोमेरुलस एंड बुमन कैप्सूल। ठीक है, तो ये सब यूजफुल हार्मफुल सबको ही क्या कर देता है, फिल्टर। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, ग्लोमेरुलस एंड बुमन कैप्सूल। अब देखिए सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है दोबारा से एब्जॉर्ब करना। और किसको एब्जॉर्ब करना, अभी आपने पढ़े थे ना, ये यूजफुल को भी रिमूव कर देता है। तो यूजफुल मटेरियल को दोबारा से एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मींस सिलेक्टिव मटेरियल को एब्जॉर्ब करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, रीएब्जॉर्ब यूजफुल मटेरियल। ठीक है, किसे, जो यूजफुल मटेरियल है उसे रीएब्जॉर्ब करना। कौन रीएब्जॉर्ब करता है, पीसीटी और डीसीटी, ये किसमें हेल्प करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन में, रीएब्जॉर्प्शन में। बात समझ गए, किसमें हेल्प करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन में। ये वाला भी किसमें हेल्प करता है, रीएब्जॉर्प्शन में। हेनलेस लूप भी रीएब्जॉर्प्शन में। तो पीसीटी, डीसीटी और हेनलेस लूप ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब थर्ड प्रोसेस कौन सी है, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। ट्यूब्यूलर सीक्रेशन का मतलब है भाई क्या हुआ, सबसे पहले तो फिल्टर हो गए, यूजफुल और हार्मफुल दोनों रिमूव हो गए। उसके बाद जो यूजफुल मटेरियल था उसे रीएब्जॉर्ब कर लिया, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया। अब बचा क्या, अब क्या बचा, अब सारा का सारा हार्मफुल बचा। तो हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से बाहर एग्जिट आउट करना, ठीक है, ट्यूब के थ्रू, ये ट्यूब है, ट्यूब के थ्रू बॉडी से बाहर एग्जिट आउट करना। मींस जो किडनी है, किडनी से निकलकर यूरेटर में आएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एग्जिट आउट हो जाएगा। तो हार्मफुल मटेरियल का बॉडी से बाहर एग्जिट आउट करना ही क्या कहलाता है, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। तो यहाँ पर ट्यूब्यूलर सीक्रेशन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एग्जिट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और सीक्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन को सीक्रेट कर देना, बॉडी से बाहर एग्जिट आउट कर देना। तो इस तरीके से यूरिन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ गई। और ये है क्या आपका नेफ्रॉन, जिससे कि पूरी प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की। बात समझ गए इतनी, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, और ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी भी जाती, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। हो गया। अब देखो एक बात और समझ लो, अब अगर किसी पर्सन की क्या हो गई, किडनी खराब हो गई, ठीक है, किडनी क्या हो गई, डैमेज हो गई, किडनी खराब हो गई, फिर क्या होगा, मींस किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और जब किडनी खराब हो गई तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, और जब ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो भी ब्लड में बने रहेंगे। बात इतनी समझ में आई। किडनी खराब हो गई तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि किडनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए किडनी रेस्पॉन्सिबल थी। अब जब किडनी खराब हो गई, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड में बने रहेंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड में बने रहेंगे। तो अब ऐसे टाइम पर क्या किया जाए, ऐसे टाइम पर किया जाता है आपका होमियोडायलिसिस। क्या होता है, होमियोडायलिसिस।
ठीक है, डायलिसिस या सिंपल डायलिसिस भी बोल सकते हैं या होमियोडायलिसिस। होमियोडायलिसिस का मतलब होता है क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड outside the body, outside the body, filtration of blood outside the body। ठीक है, बॉडी के बाहर ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कि किसी पर्सन का डायलिसिस हुआ, तो याद रखिएगा डायलिसिस हमेशा किसका होता है? जिसका किडनी खराब हो जाती है, यानी कि जिसका ब्लड अपने आप प्यूरिफाई यानी कि अपने आप फिल्टर नहीं हो पाता, ऐसे पर्सन को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। और जो डायलिसिस की मशीन होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, इसे भी याद रख लेना, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी किसे कहते हैं? होमियोडायलिसिस की प्रोसेस को, या फिर जो डायलिसिस की कर रहा है, मींस जो आउटसाइड द बॉडी जो डायलिसिस का काम कर रहा है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, जो ऑस्मोसिस के जो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। आर्टिफिशियल किडनी का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑस्मोसिस। आर्टिफिशियल किडनी किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा। आर्टिफिशियल किडनी किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन के अंदर, वो कंप्लीट हो गया। हो गया कंप्लीट? हाँ भाई बता दो, कंप्लीट हो गया? अब इसी में सुन लीजिए, जो प्लांट है, प्लांट में एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। बात समझ रहे हो ना? जैसे ह्यूमन में किडनी वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ही प्लांट में एक्सक्रीशन के लिए कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। फिर प्लांट अपने जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें बॉडी से बाहर कैसे एग्जिट आउट करते? केवल सुन लीजिए, ठीक है? आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिएगा। प्लांट में जो क्या है, और कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, तो प्लांट अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को, या मेटाबॉलिक वेस्ट, स्पेशली क्या बोले? मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर कैसे एग्जिट आउट करते हैं? थ्रू लीफ फॉल। आपने देखा होगा कि प्लांट की पत्तियां पीली पड़कर और नीचे गिर जाती है। पीली क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें टॉक्सिक जो वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठे हो जाते हैं और क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना? प्लांट की पत्तियां पीली पड़ के गिर जाती हैं का मतलब उसमें जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठे हो गए, जिसके कारण क्लोरोफिल का क्या हो गया? लैक हो गया और पत्ती गिर गई। तो जो प्लांट है, प्लांट वेस्ट मटेरियल को कैसे एग्जिट आउट करते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट को बाय लीफ फॉलिंग। किससे? लीफ फॉलिंग। इसके अलावा ये टैनिन, रेनिन, गम्स, ठीक है, इन सब के थ्रू भी बॉडी से बाहर एग्जिट आउट करते हैं क्या? अपना वेस्ट मटेरियल। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्लांट का वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्टोमेटा से एग्जिट आउट होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है ऑक्सीजन, वो भी स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से बाहर एग्जिट आउट होता रहता है। तो प्लांट में कोई बेटा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है किसके लिए? एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। वो अपनी लीफ को गिराकर या फिर स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करके, तीसरी बात आपका टैनिन के फॉर्म में, गम के फॉर्म में, लेटेक्स के फॉर्म में अपनी बॉडी से एग्जिट आउट करता रहता है। किसे? अपने वेस्ट मटेरियल को। लेटेक्स होता है, आपने कभी कुछ प्लांट को तोड़ा होगा, उसकी लीफ वगैरह तोड़ी होगी, तो उससे मिल्की, ठीक है, उससे क्या निकलता है? मिल्की सा व्हाइट से कलर का एक दूध निकलता है। ठीक है, तो प्लांट में से जो व्हाइट से कलर का दूध निकलता है ना, उसे हम बोलते हैं लेटेक्स। क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए? तो भाई इतना ही आपका चैप्टर था और इस टॉपिक के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज तो खैर मंगलवार है, काफी भीड़ होगी। आप कल आके अपनी इस चैप्टर की सीट ले लीजिएगा। ठीक है, शाम को 5 बजे के बाद कोचिंग आइएगा
और अपनी इसकी सीट जो ऑप्शनल वाली है वो कलेक्ट कर लीजिएगा और उसे घर में बैठ के सॉल्व कर लेना। अगर उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसे डिस्कस कर लेंगे और आप बता देना। आपके जो फ्रेंड आज प्रेजेंट नहीं है उन्हें बता देना कि वेडनेसडे को शाम को 5 बजे के बाद आके अपनी सीट कलेक्ट कर लें, ठीक है। और आने से पहले मुझे एक मैसेज या कॉल जरूर करके आए, क्योंकि हो सकता है मैं आपको 5 बजे अवेलेबल हूँ या ना हूँ। बात समझ गए हैं? आप जब भी अपनी सीट कलेक्ट करने आए पहले मैसेज या फिर कॉल करके आए, ठीक। चलो भाई, 2 लोग बस। हाँ भाई, और भाई अपने भाई बंधुओं से कह दो कि प्रॉपर क्लास लें, ठीक है। 2 बच्चे फर्क पढ़ के अच्छा नहीं लगता ना, बहुत कम बच्चे हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स हो उन्हें भी बता देना। चलो भाई, चलते हैं बेटा, तब तक कल पढ़ेंगे। जय हिंद एंड गुड बाय। बाय।